Now coming over to the modern or firm-based theories. Modern और firm-based theories क्या थी? In contrast to classical or country-based theories, the category of modern firm-based theories emerged after World War II and was developed in large by the business school professors, not economists. ये डिफरेंस है. पहली जो थ्योरीज हैं वो इकोनॉमिस्ट ने डेवलप करी. दे वर कॉल्ड एज कंट्री बेस्ड थ्योरीज या क्लासिकल थ्योरीज. अब ये जो थ्योरीज है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुई और बी स्कूल प्रोफेसर्स ने इसको डेवलप किया. ओके, तो फर्म बेस्ड थ्योरीज हैं ये सारी जो अब हम करने जा रहे हैं. फर्म बेस्ड थ्योरीज इवॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज. मतलब इन्होंने फोकस किया कि एक फर्म को मल्टीनेशनल बनना चाहिए. द कंट्री बेस्ड थ्योरीज कुड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द एक्सपेंशन ऑफ द इमेंसीज या इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कैसे करना है, उस पर फोकस नहीं था कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, कैसे बन सकती है कंपनी, देन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ों पे फोकस नहीं था उसमें, जो कि अब ये फर्म बेस्ड थ्योरीज में है. नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड. Unlike the country-based theories, firm-based theories incorporate other product and services and factors including brand and customer loyalty, technology, quality into the understanding of trade flows. मतलब ये सारी चीज़ों को जो इग्नोर किया गया था क्लासिकल थ्योरीज में कि ब्रांडिंग क्या होती है, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है, कस्टमर फोकस क्या होता है, टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है, क्वालिटी का रोल क्या होता है एक कंपनी के लिए, वो सारी चीज़ों को जो क्लासिकल थ्योरीज ने इग्नोर किया था वो मॉडर्न थ्योरीज ने कंसिडर किया. अब इसमें पहला आता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी. कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट स्टीफन लिंडर ने डेवलप की है. ये थ्योरी Swedish economist Stefan Linder developed this country similarity theory in 1961. He tried to explain the concept of intra-industry trade. Intra-industry trade के concept को he tried to develop. Linder की theory ने propose किया कि consumer अगर सपोज मेरी कंट्री में जिस तरीके के कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी है, जिस तरीके के कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, वैसे ही मुझे दूसरी कंट्री को चुनना है. सो दिस थ्योरी हैज़ अ फोकस ऑन के दैट कंपनीज फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, फिर दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज. By exporting, the companies often find that market that looks similar to their domestic one. They should focus on those market first. उन पे आपको पहले फोकस करना है क्योंकि आपके लिए वो ईजी हो जाता. दैट इज़ वाई नाम ही है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी. Linder's country similarity theory then states that most trade in manufactured goods will be in between the countries with similar per capita income and intra-industry trade will be common. मतलब आपको सिंपली फोकस करना है जो आपके जैसा है, आपको उसको पहले एक्सपोर्ट करना है. बिकॉज क्या है, आप जब सिमिलर उस पर जाते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है. आपको सिमिलर सेट ऑफ समवॉट कंज्यूमर मिल रहे हैं. ठीक है, आपको कंज्यूमर की पर कैपिटल इनकम क्योंकि दोनों जगह पे सिमिलर है तो आपके लिए इजी हो जाता है. तो यू शुड फोकस ऑन द कंट्री विच इज़ सिमिलर टू यू. और दूसरा चीज़ है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड विच रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री. द टर्म इज़ यूजुअली अप्लाइड टू द इंटरनेशनल ट्रेड where the same types of goods or services are both imported and exported. So this is called as intra-industry trade, कि हम अपने जैसी ही इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, हम दूसरी इंडस्ट्री पे नहीं जा रहे हैं.
Examples of this kind of trade are like automobiles, beverages, computer, minerals. For example, जैसे जो कंट्री जिस सपोज अगर इफ़ वी सी कि द अदर कंट्रीज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग एंड ऑल्सो ट्रेडिंग आर काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम उसी के साथ ट्रेड करेंगे. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड वही चीज़ है कि जो दूसरी कंट्री हमारी जैसे जो हम कर रहे हैं वो वही कर रहा है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे. सो ट्रेड इज़ इन होमोजेनस गुड्स फर्स्ट, ट्रेड इन हॉरिजॉन्टली डिफरेंशिएटेड गुड्स या वर्टिकली डिफरेंशिएटेड गुड्स. 3 चीज़ें होती हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में. देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय रेमन वर्नॉन. मीन्स ये थ्योरी किसने डेवलप की? रेमन वर्नॉन ने डेवलप करी है ये थ्योरी. द इंटेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसको हम IPLC भी कहते हैं, वॉज टू एडवांस ट्रेड थ्योरी बियॉन्ड डेविड रिकार्डो स्टेटेड फ्रेमवर्क ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. मतलब उसी का जो है वो एक रिफाइंड वर्जन है जो डेविड रिकार्डो ने किया था. द PLC एक्सप्लेन हाउ ट्रेड पैटर्न्स चेंज ओवर टाइम. मीन्स जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो ट्रेड पैटर्न्स टाइम टू टाइम कैसे चेंजेस हो रहे होते हैं वो उसको फोकस करता है. जैसे PLC की जो स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी को यहाँ पे एक ही चीज़ में ले लिया गया है, एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. The theory assumed that production of the new product will occur completely in the home country of its innovation. In the 1960s, this was a useful theory to explain the manufacturing success of the United States. Manufacturing was globally dominant producer in many industries after World War II. Means ये जो recognize की गई थी theory, that is after World War II, जिस टाइम पे United States was the major producer. The theory suggests that early in the product's life cycle, all the parts and labor associated with that product comes from an area which it was invented. After the product becomes adopted and used in the world market, production gradually moves away from the point of origin. सिंपल सी बात है ये थ्योरी. जैसे हम PLC को प्रोडक्ट टर्म्स में पढ़ते थे या एक कंपनी के टर्म्स में पढ़ते थे, यहाँ हम पूरा इकोनॉमी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं या कंट्री के टर्म्स में भी पढ़ रहे हैं. अर्ली स्टेज में मैंने एज अ कंट्री अगर एक प्रोडक्ट बनाया है, इन्वेंट किया है, तो अर्ली स्टेज में वो मेरे पास ही होगा. फिर धीरे धीरे करके वो उसका वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन बढ़ता जाता है, ग्रेजुअली वो आपके पास से दूसरे के पास भी जाने लगता है. सो इन दिस सिचुएशन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इंट्रोडक्शन से वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी की साइड भी आने लगेगा. कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे ओरिजिनली आइटम बना था, कुछ टाइम बाद दूसरी कंट्रीज उसको ज़्यादा बनाने लगती हैं और वहाँ पे जो ओरिजिनल जो बना रहा था वो उसको इंपोर्ट करने लगता है. इंपोर्ट द इन्वेंशन, दे स्टार्ट डूइंग दैट. इसमें पहली स्टेज जो इंट्रोडक्शन की थी, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ द लोकल मार्केट. जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि IBM PCs were produced in the US and spread quickly throughout the industrialized country. मीन्स उन्होंने क्या किया, यहीं पे बनाया और फिर स्प्रेड धीरे धीरे हुआ वो दूसरी कंट्रीज में. देन आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, या उसके बाद आती है आपकी फिर मैच्योरिंग स्टेज. ग्रोथ में धीरे धीरे आपका क्या होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट की सेल बढ़नी शुरू हो जाती है. न्यू प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स दी कॉम्पिटिटर्स. इंक्रीज ऑफ डिमांड इन द एडवांस कंट्रीज, उसका डिमांड एडवांस कंट्रीज में बढ़ता है. एक्सपोर्ट आप इंक्रीज करते हो उसका एंड शिफ्ट करते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग टू द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो इफ रिक्वायर्स.
सो फर्दर इनोवेशन होते हैं प्रोडक्ट्स में, कॉस्ट आपकी उसकी वजह से और रिड्यूस भी होती है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हो जाती है ऑल ओवर। मैच्योरिटी स्टेज, जो न्यू प्रोडक्ट और मैच्योरिंग के बीच में अब हमारी मैच्योरिटी स्टेज आती है ग्रोथ के बाद, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, एक्सपोर्ट आपका डिक्लाइन हो जाएगा, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होने लगते हो टू डेवलपिंग कंट्रीज, टेक्नोलॉजी आपकी स्टैंडर्ड हो जाती है, मतलब सभी जगह टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट हो चुकी है, तो वह मैच्योरिटी स्टेज है। कई बारी इसमें जो डिक्लाइन स्टेज नहीं दी हुई है स्टैंडर्डाइज के बाद, डिक्लाइन का मतलब है कि जो आपका मार्केट है वो अब उतना नहीं रह गया, वो इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, जिसको हमने सैचुरेटेड पॉइंट कि अब हम चले गए हैं, अब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में उसके बाद आने लगता है। तो ओरिजिनल इनोवेटर बिकम्स द इम्पोर्टर इन दैट, मीन्स आप जहाँ पे बना रहे थे अब आप इम्पोर्ट करने लगते हो, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड इतना एडॉप्शन उसका हो चुका है, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट अब मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया है। जैसे अब ये नेक्स्ट स्लाइड में है, टुडे द पीसी इज इन द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज and the majority of the manufacturing and production process is done in low cost countries like Asia and Mexico. मतलब मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पहले कहाँ हो रही थी, यूएस में, अब पीसी की मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली एशियन कंट्रीज कर रही हैं, एंड अब जहाँ पे वो प्रोडक्ट एकदम बूम स्टेज पे था वो कंट्रीज उसको इंपोर्ट करने लग गई हैं। नेक्स्ट थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी theory. Global strategic rivalry theory emerged in 1980s and was based on the work of economists Paul Krugman and Calvin Lanchester. Their theory focused on MNCs and their efforts to gain a competitive advantage against other firms in their industry. Means आपको अपनी इंडस्ट्री में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करना है। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी जो कहती है फर्म्स विल एनकाउंटर ग्लोबल कॉम्पिटिशन इन देयर इंडस्ट्रीज एंड इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर दे मस्ट डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे डेवलप करोगे? हाउ यू डू इट? The critical ways that the firms can obtain sustainable competitive advantage are called the barriers to entry for that industry. इन्होंने बोला कि critical ways क्या होते हैं for developing the sustainable competitive advantage are the barriers जो आप create कर रहे हो दूसरे के लिए. The barriers to entry that corporations may seek to optimize are research and development, IPR, economies of scale, unique business process. मतलब हम अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल एडवांटेज, क्या कंपैटिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू मेक अवर पोजीशन इन द मार्केट एज अ फर्म. सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्ट्रैटेजिक rivalry theory. Now the last firm based theory is called as Porter's National Competitive Advantage theory, जो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में.